अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज हमारा सक्सेशन एक्ट 1925 का फर्स्ट लेसन है जिसमें हमने पढ़ना है सक्सेशन सर्टिफिकेट। जब कोई इंसान मरता है और वो अपने पीछे अपनी कोई प्रॉपर्टी छोड़ के जाता है तो वो दो तरह से ट्रांसफ़र की जाती है फर्दर। पहला तरीका है बाय विल और दूसरा तरीका है बाय सक्सेशन। विल में तो ये होता है कि वो जो डिसीज्ड पर्सन है वो अपनी ज़िंदगी में बता देता है कि मेरी प्रॉपर्टी को किस तरह से डिवाइड किया जाए, यानी वो अपनी ज़िंदगी में बता देता है कि मेरी मूवेबल प्रॉपर्टी मिस्टर ए को दी जाए, इमूवेबल प्रॉपर्टी मिस्टर बी को दी जाए। यानी जिस जिसको उसने प्रॉपर्टी देनी है वो अपनी ज़िंदगी में बता देता है, यानी वसीयत कर देता है। और सक्सेशन में ये होता है कि वो जो डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी होती है वो ऑटोमेटिकली उसके लीगल हेयर्स में ट्रांसफ़र हो जाती है। जब एक बंदा मरता है तो कानून की नज़र में उसके जो वारिसान होते हैं, जो उसके लीगल हेयर्स होते हैं, जैसे उसकी औलाद हो गई या फिर अगर औलाद नहीं है तो उसके बहन भाई या पेरेंट्स या जिस तरह उसकी बेवा है, ये सारे जो लोग हैं वो उसके लीगल हेयर्स कहलाते हैं। तो सक्सेशन के थ्रू जो प्रॉपर्टी है वो उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र की जाती है। अब हमने देखना है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट क्या होता है। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है, यानी एक ऐसा लीगल डॉक्यूमेंट होता है जिसके थ्रू सक्सेशन की जाती है, यानी जिसके थ्रू लीगल हेयर्स अपने डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी एक्वायर करते हैं। अगर हम सक्सेशन सर्टिफिकेट की डेफिनेशन देखें तो उसमें वो कहता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट इज अ डॉक्यूमेंट विच इज गिवन बाय द कम्पिटेंट कोर्ट। ये एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो कम्पिटेंट कोर्ट ग्रांट करता है। किसको ग्रांट करता है? टू द लीगल हेयर्स, जो हकीकी कानूनी वारिसान होते हैं उनको। हु रिप्रेजेंट्स द डिसीज, यानी जो डिसीज को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी जो डिसीज्ड के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं उनको लीगल हेयर्स कहते हैं। और कोर्ट लीगल हेयर को वो सर्टिफिकेट इशू करती है। किस लिए इशू करती है? टू कलेक्ट द सिक्योरिटीज एंड डेट ऑफ द डिसीज्ड। अब सिक्योरिटीज़ एंड डेथ ऑफ द डिसीज्ड का क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर मरने वाले के बैंक में कोई पैसे पड़े हैं या किसी कंपनी में उसके कुछ शेयर्स हैं या फिर उसने कोई और बिजनेस कर रखा है जहाँ से उसको प्रॉफिट मिलना है, या फिर वो कोई ऐसी पब्लिक सर्विसेज करता है जिसमें उसकी पेंशन लगनी होती है, या फिर डिसीज्ड पर्सन ने अपनी लाइफ में किसी को लोन दे रखा है, तो इस तरह की जो डेट्स वगैरह हैं, कर्जे वगैरह हैं या फिर प्रॉपर्टी है डिसीज्ड पर्सन की, उसको एक्वायर करने के लिए लीगल हेयर्स को कॉम्पिटेंट कोर्ट एक सर्टिफिकेट इशू करती है कि भाई ये आपके पास एविडेंस है, आप ये जाके उस कंपनी को दिखाओ, उस बैंक को दिखाओ जहाँ पे डिसीज का पैसा पड़ा है, डिसीज की प्रॉपर्टी है, उसको दिखाओ कि कोर्ट ने मुझे ये एक एज अ एविडेंस दिया है कि मैं इस डिसीज पर्सन का वारिस हूँ और मेरा हक बनता है इन डेट्स को, इन सिक्योरिटीज़ को, इस प्रॉपर्टी को कलेक्ट करना आफ्टर द डेथ ऑफ डिसीज्ड पर्सन। सक्सेशन सर्टिफिकेट एक्ट 2021 भी आ चुका है जिसके अकॉर्डिंग कोर्ट नहीं बल्कि नादरा सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करती है, क्योंकि नादरा के पास ऑलरेडी सारा रिकॉर्ड पड़ा होता है कि किस पर्सन के कौन लीगल हेयर्स हैं, ईच एंड एवरीथिंग नादरा के पास पड़ी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग सक्सेशन सर्टिफिकेट जो है वो नादरा ग्रांट करती है। अब क्योंकि हम सक्सेशन एक्ट 1925 पढ़े हैं तो मैं उसके अकॉर्डिंग आपको सक्सेशन सर्टिफिकेट के बारे में बताऊंगी। अब यहाँ तक हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट के मीनिंग पढ़े, डेफिनेशन पढ़ी और उसका ऑब्जेक्ट पढ़ा। अब हम पढ़ते हैं कि किस कोर्ट को जुरिस्डिक्शन हासिल होती है, पावर हासिल होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने की। तो उसमें उसने कहा है कि डिस्ट्रिक्ट जज के पास अथॉरिटी होती है सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए। और किस इलाके का डिस्ट्रिक्ट जज? जिस इलाके में डिसीज्ड पर्सन अपनी डेथ के टाइम पे रहता था। और दूसरी उसने कंडीशन बताई है कि अगर डिसीज्ड पर्सन की कोई फिक्स प्लेस नहीं है, कोई फिक्स रेजिडेंस नहीं है, तो उस सूरत में जिस इलाके में उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है उस इलाके की जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसके पास जुरिस्डिक्शन है सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने की। अब हम वो असेंशियल कंडीशंस देख लेते हैं जिसकी बेसिस पे कोर्ट सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करती है। नंबर 1 पे उसने कहा है कि ग्रांट ऑफ प्रोबेट नॉट नेसेसरी, यानी जैसे मैंने आपको पहले बताया कि विल के केस में अगर हमने विल को एग्जीक्यूट करवाना है तो हम कोर्ट से प्रोबेट मांगते हैं, और अगर हमने सक्सेशन को इन्फोर्स करवाना है, सक्सेशन को एग्जीक्यूट करवाना है, तो उस सूरत में हम सक्सेशन सर्टिफिकेट की डिमांड करते हैं थ्रू द एप्लीकेशन। अब यहाँ पे वो कह रहा है कि ग्रांट ऑफ प्रोबेट नॉट नेसेसरी, यानी कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमने प्रॉपर्टी सक्सीड करनी है तो हम सक्सेशन सर्टिफिकेट मांगेंगे रादर देन प्रोबेट। नेक्स्ट उसमें वो कहता है कि पाकिस्तानी सिटीज़न होना चाहिए। नंबर 3 पे जो एसेंशियल कंडीशन है वो है डिसीज्ड आ मोहम्मदन, यानी जो डिसीज्ड पर्सन है वो मोहम्मदन होना चाहिए, यानी मुस्लिम होना चाहिए।
और नंबर 4 पे उसने बताया है कि जॉइंटली फैमिली प्रॉपर्टी होनी चाहिए, यानी वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट होनी चाहिए, उसकी पार्टीशन ना हुई हुई हो, क्योंकि ये ऑब्वियस सी बात है कि अगर पार्टीज के दरमियान प्रॉपर्टी की पार्टीशन ऑलरेडी हुई हुई है तब तो उनके राइट्स एस्टेब्लिश्ड हैं। बट अगर जॉइंटली फैमिली प्रॉपर्टी होगी, एक जॉइंट प्रॉपर्टी होगी और उसको डिफरेंट लीगल हेयर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना होगा, तभी हम कोर्ट से सक्सेशन सर्टिफिकेट डिमांड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मिस्टर ए मर जाता है और उसने लाइफ इंश्योरेंस करवा रखी है अपनी, अब क्या होता है कि उसकी डेथ के बाद जो इंश्योरेंस का पैसा होता है वो उसके लीगल हेयर्स को ट्रांसफ़र होना होता है। अब यहाँ पे मिस्टर ए के 4 बेटे हैं जो कि उसके लीगल हेयर्स हैं। उनमें से एक बेटा, जो बड़ा बेटा है, वो जाता है इंश्योरेंस कंपनी में और उनसे इंश्योरेंस का पैसा क्लेम करता है। अब वो इंश्योरेंस कंपनी उसको कहती है कि तुम हमें इस बात का सबूत दो कि तुम ही लीगल हेयर हो ऑफ डिसीज्ड पर्सन। तो ऐसी कंडीशन में मिस्टर ए का बड़ा बेटा जो है वो कोर्ट में चला जाता है और कोर्ट को कहता है कि मेरे हक में सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर दिया जाए ताकि मैं अपने भाइयों को वो इंश्योरेंस का पैसा डिस्ट्रीब्यूट कर सकूं और अपना शेयर उसमें से रख सकूं। तो उसने यहाँ पे यही बात कही है कि अगर हमने सक्सेशन सर्टिफिकेट लेना है कोर्ट से तो वो जो प्रॉपर्टी है वो जॉइंट होनी चाहिए, उसकी पार्टीशन ना हुई हुई हो। अब यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि हम सक्सेशन सर्टिफिकेट कोर्ट से ले सकते हैं, लेकिन किस मीडियम के थ्रू ले सकते हैं, अब हम उसको देखते हैं। इसमें वो कहता है कि एप्लीकेशन के थ्रू हम डिस्ट्रिक्ट जज से सक्सेशन सर्टिफिकेट मांग सकते हैं, यानी हमें कोई सूट फाइल नहीं करना बल्कि हमें एप्लीकेशन फाइल करनी है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कि मेरे हक में सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाए। अब हम प्री रिक्विजिट्स ऑफ एप्लीकेशन देख लेते हैं कि वो क्या फॉर्मेलिटीज़ हैं जिनके थ्रू हमने एप्लीकेशन कोर्ट में फाइल करनी है। सबसे पहले उसने कहा है कि वो रिटन फॉर्म में होनी चाहिए एप्लीकेशन। नंबर 2 पे उसने कहा है कि वो साइंड होनी चाहिए, वेरीफाइड होनी चाहिए। अब किसके बिहाफ पे? ऑल द एप्लीकेंट्स। फॉर एग्जांपल, अगर किसी डिसीज्ड पर्सन के 4 लीगल हेयर्स हैं तो वो चारों तो नहीं सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन फाइल करेंगे। वो क्या करेंगे कि वो अपने में से किसी एक को रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे और वो रिप्रेजेंटेटिव उन तीनों के बिहाफ पे कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करेगा फॉर द ग्रांट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट। तो इसमें वो यही कह रहा है कि उस एप्लीकेशन पे उन तीनों के सिग्नेचर्स भी होने चाहिए जिनके बिहाफ पे एप्लीकेशन फाइल की जा रही है। नंबर 3 पे उसने कहा है कि डिसीज्ड की डेथ का टाइम मेंशन किया जाए, उसकी रेजिडेंस मेंशन की जाए कि वो अपनी डेथ के टाइम पे कहाँ रहता था, उसकी सारी प्रॉपर्टी के बारे में बताया जाए कि किस किस जगह पे उसकी प्रॉपर्टी मौजूद है। देन उस एप्लीकेशन के अंदर सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम लिखे जाएं, नियर रिलेटिव्स के नाम लिखे जाएं, साथ में वो राइट लिखा जाए जो अपनी एप्लीकेशन के अंदर वो क्लेम कर रहा है। यानी कि अगर उसको अपने डिसीज्ड फादर की कोई लोन्स वगैरह चाहिए, सिक्योरिटीज़ चाहिए, कोई प्रॉपर्टी चाहिए, यानी बैंक में उसके फादर का कोई पैसा पड़ा था वो चाहिए, तो उस सूरत में वो सारे जो राइट्स क्लेम कर रहा है वो भी एप्लीकेशन में लिखेगा कि मुझे इस वजह से ये एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ी है और आप मुझे सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करें। नेक्स्ट उसने ये कहा कि एप्लीकेशन के साथ आपने सर्टिफिकेट भी लगाना है रिगार्डिंग द सिक्योरिटीज़ एंड डेथ्स ऑफ द डिसीज्ड पर्सन। फॉर एग्जांपल, अगर हमें डिसीज्ड की इंश्योरेंस का पैसा चाहिए तो हम उस इंश्योरेंस कंपनी से एक सर्टिफिकेट बनवाएंगे और वो भी हम अपनी एप्लीकेशन के साथ अटैच करेंगे। नेक्स्ट उसने कहा कि फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट भी ऐड होना चाहिए जिसमें सारे फैमिली मेम्बर्स के नाम वगैरह, उनकी एज वगैरह लिखी होती है, और एप्लीकेशन के साथ हमें डिसीज्ड पर्सन का डेथ सर्टिफिकेट भी अटैच करना होगा। और लास्ट में उसने कहा है कि इंटरेस्टेड पर्सन की CNIC कॉपीज जो है वो भी हमने अटैच करनी है, यानी जिस जिस पर्सन को उस सक्सेशन सर्टिफिकेट से कोई फ़ायदा मिलने वाला है या जो उस डिसीज पर्सन की प्रॉपर्टी में इंटरेस्टेड हैं, उन सब पर्सन के CNIC कॉपीज़ जो हैं वो उस एप्लीकेशन के साथ अटैच की जाएंगी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है कि अगर एक से ज़्यादा लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो वहाँ पे क्या होगा। इसमें वो कहता है कि एक जॉइंट सर्टिफिकेट भी ग्रांट किया जा सकता है। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि कौन लोग सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन फाइल करने के लिए क्वालिफाई हैं। नंबर 1 उसने कहा है कि साउंड माइंड पर्सन होना चाहिए, यानी उसका दिमागी तवाज़ुन बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नंबर 2 पे उसने कहा है मेजर होना चाहिए, यानी कि वो 18 ईयर्स का होना चाहिए तभी वो सक्सेशन सर्टिफिकेट की एप्लीकेशन फाइल कर सकता है। नंबर 3 पे उसने कहा है कि डिसीज्ड पर्सन की प्रॉपर्टी में जो लोग इंटरेस्टेड होंगे, जिनका कोई बेनिफिट होगा, वही इंटरेस्टेड पर्सन जो है वो एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं।
नंबर 4 पे उसने कहा है कि सेक्रेटरी ऑफ द स्टेट भी अप्लाई कर सकता है सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए। और नंबर 5 पे उसने कहा है कि एनी पर्सन हु हैज़ बेनिफिशियली इंटरेस्टेड इन डेथ्स और सिक्योरिटीज़ ऑफ द डिसीज्ड पर्सन, यानी कि कोई भी पर्सन जिसका बेनिफिशियल इंटरेस्ट हो डिसीज़ की प्रॉपर्टी के अंदर, वो पर्सन भी अप्लाई कर सकता है फॉर द सक्सेशन सर्टिफिकेट। नेक्स्ट अब हम प्रोसीजर अपॉन एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं अंडर सेक्शन 373 ऑफ सक्सेशन एक्ट कि जब हम एप्लीकेशन फाइल कर देते हैं तो अब कोर्ट को क्या उसके लिए प्रोसीजर अडॉप्ट करना पड़ता है। नंबर 1 पे वो कहता है कि सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने के लिए कोर्ट का सेटिस्फाई होना बहुत ज़रूरी है। यानी अगर कोर्ट को ये लगता होगा कि जिस पार्टी ने एप्लीकेशन फ़ाइल की है इसका वाकई इस प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, तभी वो इस एप्लीकेशन को एक्सेप्ट करेगी। अब अगर कोर्ट एप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लेती है तो नेक्स्ट क्या प्रोसीजर होगा। नेक्स्ट कोर्ट एक डे फिक्स करेगी हेयरिंग के लिए और साथ ही साथ इंटरेस्टेड पर्सन को एक नोटिस सर्व कर देगी जिसमें वो एक डे स्पेसिफाइड करेगी कि आपने इस डे को कोर्ट में आना है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगा कि उस नोटिस को सर्व करने के साथ कोर्ट उस नोटिस की अफिक्सेशन करवाएगी, यानी कि कोर्ट की प्रीमिसेस में उस नोटिस को फिक्स करवा देगी। और दूसरा उसने कहा है कि पब्लिकेशन ऑफ नोटिस करेगी इन न्यूज़पेपर में उस नोटिस को पब्लिश करवाएगी ताकि पब्लिक एट लार्ज को पता चल जाए कि इस तरह की एक एप्लीकेशन कोर्ट में आई है और XYZ ये पर्सन जो है वो डिसीज्ड के लीगल हेयर होने का दावा कर रहे हैं। अब इस पब्लिकेशन का मकसद ये है कि अगर किसी और पर्सन का भी डिसीज्ड की प्रॉपर्टी में राइट बनता है तो वो भी विद इन 15 डेज कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल करे। अब नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा कि कोर्ट जो है वो समरी मैनर में डिसीजन पास करेगी, यानी कि ज़्यादा डिले नहीं करेगी सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने में, यानी कि स्पीडी मैनर में डिसीजन करेगी। और नेक्स्ट प्रोसीजर क्या होगा कि अगर कोर्ट सेटिस्फाई है कि एप्लीकेंट का राइट बनता है, वो इंटाइटल्ड है, इंटरेस्टेड है इन डिसीज्ड प्रॉपर्टी, तो फिर वो सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट करने का एक ऑर्डर पास करेगी और देन उसको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि उस सक्सेशन सर्टिफिकेट के कंटेंट्स क्या होंगे, यानी कि जिसको वो सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जा रहा है उसको क्या क्या पावर्स दी गई हैं उसके अंदर। तो सेक्शन 374 के अंदर जिसको सक्सेशन सर्टिफिकेट ग्रांट किया जाता है उसको ये पावर दी जाती है कि वो रिसीव कर सकता है इंटरेस्ट को और डिविडेंड्स को। इंटरेस्ट और डिविडेंड्स का क्या मतलब कि अगर किसी कंपनी में डिसीज्ड के कोई शेयर्स थे या फिर बैंक में कोई उसके पैसे रखे हुए थे तो उनको रिसीव करने की उसको पावर दी जाती है। नेक्स्ट उसमें वो कहता है टू निगोशिएट और ट्रांसफ़र द सिक्योरिटीज़, यानी कि यहाँ पे उस पर्सन को एम्पावर किया गया है कि वो बाकी लीगल हेयर्स में उनकी प्रॉपर्टी डिस्ट्रीब्यूट कर सकता है और अपने जो शेयर्स हैं उनको किसी भी तरह से यूज़ कर सकता है। और नंबर 3 पे वो कहता है कि वो डिसीज्ड की किसी प्रॉपर्टी को रिसीव भी कर सकता है और उसको ट्रांसफ़र भी कर सकता है। नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं लिमिटेशन फॉर एप्लीकेशन कि कितने टाइम के अंदर हमें वो एप्लीकेशन फाइल करनी चाहिए डिसीज्ड पर्सन की डेथ के बाद। तो यहाँ पे उसने कोई लिमिटेशन पीरियड नहीं बताया, यानी हम किसी भी टाइम पे अपना ये सक्सेशन का जो राइट है इन्फोर्स करवा सकते हैं। नेक्स्ट इसमें पॉइंट है इफेक्ट ऑफ सक्सेशन सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 381। सक्सेशन सर्टिफिकेट लीगल हेयर्स को ही ग्रांट किया जाता है, यानी उसके अंदर ये मेंशन होता है कि ये जिस पर्सन को हम ग्रांट कर रहे हैं वो डिसीज्ड पर्सन का लीगल हेयर है। तो अब इसका इफ़ेक्ट क्या होगा कि इस सक्सेशन सर्टिफिकेट को हम एज एन एविडेंस यूज़ कर सकते हैं उस पर्सन के खिलाफ जिसके पास डेट या सिक्योरिटीज़ है। यानी अगर किसी पर्सन के पास डिसीज्ड का कोई डेट और सिक्योरिटी है और वो लीगल हेयर को नहीं दे रहा, तो ऐसे में वो लीगल हेयर जो है वो उस सर्टिफिकेट की बेसिस पे उसको एज एन एविडेंस यूज़ करके उस पर्सन से वो डेट या सिक्योरिटी वापस ले सकता है। उम्मीद है आज का लेसन आपको समझ आया होगा। दोबारा मिलते हैं किसी नेक्स्ट लेसन के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।